आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि भारत का जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी की झोली में 400 लोकसभा सीटें डालने के लिए तैयार बैठा है। अब से करीब 8 महीने पहले यानी जुलाई 2023 में जब भारत की तमाम विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने और नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए मिलकर एक गठबंधन बनाया था और मिलकर सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार होगा और विपक्ष मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाएगा कि नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने ही नहीं देंगे। तब ऐसा लगा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत भीषण होगा। वो एक गाना है ना, संघर्ष महाभीषण होगा। कुछ कुछ ऐसा ही लगता था कि 24 का लोकसभा चुनाव बहुत भीषण होगा, बहुत भयंकर होगा। जब विपक्षी पार्टियां ये संकल्प ले रही थी और राहुल गांधी विदेशों में दौरे कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका में बैठे एक पूंजीपति, एक अरबपति ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अपनी तिजोरियां खोल देगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को लोकसभा का चुनाव 2024 में नहीं जीतने देगा। जब भारत के बाहर तमाम विदेशी ताकतें, तमाम ये जो लेफ्ट लिबरल जो अखबार वाले हैं, मीडिया वाले, बुद्धिजीवी हैं, ये मिलकर एक साथ आ गए थे, तब ऐसा लगा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत मुश्किल होगा और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जीतने के लिए कुछ ना कुछ करिश्मा एक बार फिर दोहराना पड़ेगा। उस समय ऐसा लगता था, लेकिन आज लगता है, 8 महीने बाद आज ऐसा लगता है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को वॉकओवर देने पर तुला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया था, उन्होंने संसद में और संसद के बाहर बार बार ये कहा, अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार हो जाएगा, बीजेपी अकेले अपने दम पर 370 लोकसभा सीटें ले आएगी। जब नरेंद्र मोदी ने कहा था तब लग रहा था कि नरेंद्र मोदी भी एक बहुत मुश्किल लक्ष्य अपने सामने रख रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि भारत का जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी की झोली में 400 लोकसभा सीटें डालने के लिए तैयार बैठा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को जरा समझिए। विपक्ष ने जब सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया, बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई, उसके बाद विपक्ष ने बार बार तय किया कि हम अगली बैठक करेंगे, दूसरी, तीसरी, ऐसी कई बैठकें हो गई। उस वक्त तक लग रहा था कि शायद विपक्ष जो है वो गंभीरता से नरेंद्र मोदी से लड़ने के मूड में है, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। आज विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। इस विपक्षी गठबंधन को उस वक्त नाम भी बड़ा शानदार दिया गया था, इंडिया नाम दिया गया था, INDIA, I.N.D.I.Alliance। इस तरह से इंडी अलायंस इसका नाम दिया गया। और जब यह नाम दिया गया उस वक्त भी ये कहा गया, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस तरह के नारे लगाए गए और बीजेपी को थोड़ा सा उस वक्त डिफेंसिव होना पड़ा। तब इसीलिए बीजेपी जो है, इंडिया जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम रख दिया तो बीजेपी लगातार भारत के नैरेटिव पर आ गई। उसने कहा इंडिया नहीं, भारत। आपको अच्छी तरह से याद है, भारत के राष्ट्रपति की बात आई और इसी तरह से जो है तमाम पोस्टरों में इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा जाने लगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा जाने लगा। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वास्तव में बीजेपी थोड़ा डिफेंसिव हो गई है, बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर आई है। लेकिन देखते ही देखते ये इंडिया अलायंस बिखरने लगा और आज सिचुएशन ये है। आज जबकि हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान अब से लगभग 3 हफ्ते बाद है और बल्कि पहले जो चरण का चुनाव है उसमें तो नाम वापसी की जो तारीख है वो भी अब निकल रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना चुनाव सामने है, उसके बावजूद विपक्ष जो है वो आपस में ही लड़ रहा है। इस तरह की जूतम पैजार हो रही है, इस तरह का सिर फुटव्वल हो रहा है जैसा हम अक्सर देखते आए हैं। और ये लग रहा है कि विपक्ष की नियति बन गई है, यानी ये जो पूरा विपक्ष है इसकी नियति बन गई है कि ये मिलने की बात करेंगे, चुनाव से पहले लगातार गठबंधन बनाने की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा आपस में एक बार फिर से जूतम पैजार करेंगे। अब देखिए जूतम पैजार, ये आपसी जो
रंजिश है, लड़ाई है, एक एक सीटों के लिए जिस तरह से विपक्षी गठबंधन में आपस में लड़ाई हो रही है, उसको देखकर कुछ कुछ हैरानी भी हो रही है। विपक्ष की स्थिति देखकर जो है वो थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है। आप ये देखिए, ये लड़ाई जो है, वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं, चुनाव के समय जो रस्साकशी होती है, और जब कोई गठबंधन होता है तो उस गठबंधन में रस्साकशी होती है, कौन किस सीट पर लड़ेगा, इस तरह की रस्साकशी होती है। ये सब हम भारतीय राजनीति में देखते आए हैं। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो मैं कहूंगा अप्रत्याशित है। अब आप देखिए, संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। संजय निरुपम अपनी ही सहयोगी पार्टी यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं उनको कह रहे हैं ये खिचड़ी चोर है। आप सोचिए, खिचड़ी चोर ये शब्द जो है बीजेपी भी इस्तेमाल नहीं कर रही है उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं वो मुंबई में सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि ये शिवसेना का जो उम्मीदवार है खिचड़ी चोर है और इसको कांग्रेस का कोई आदमी वोट दे ही नहीं सकता। इस तरह का गठबंधन हुआ है। दूसरी तरफ मैं ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर जिस तरह से शिवसेना और कांग्रेस के अंदर, शिवसेना उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अंदर जिस तरह की खींचमतान चल रही है, उससे शरद पवार नाराज हैं, उससे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो नाराज है, उद्धव ठाकरे भी उससे बहुत नाराज हैं। जब संजय निरुपम ने बयान दिया तो उद्धव ठाकरे के जो पार्टी के नेता वो संजय निरुपम के लिए कह रहे ये कौन आदमी है, हम तो इसको जानते ही नहीं। आप सोचिए, इस तरह के बयान ओपनली दिए जा रहे हैं, टेलीविजन कैमरों के सामने आके दिए जा रहे हैं। और ये सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, इस पूरे गठबंधन में महाराष्ट्र में जो है 48 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सीटों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। अब जिस राज्य में 48 सीटें हैं वहां भी आप एक के मुकाबले एक उम्मीदवार नहीं दे पा रहे, वहां पे इस तरह की सिर फुटबॉल हो रही है। ये जो पूरा गठबंधन है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के गठबंधन में कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी है, और इसको और मजबूत बनाने के लिए इन्होंने बाकायदा ये कोशिश की कि प्रकाश अंबेडकर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो पोते हैं, उनकी पार्टी को भी इस गठबंधन में ले आए। बाकायदा प्रकाश अंबेडकर को बुलाया गया, उनके साथ कई मीटिंगें की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है अब प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान कर दिया वो 8 सीटों पर लड़ेंगे, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरी तरह से महाराष्ट्र में जो गठबंधन है ये आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। टांग खिंचाई क्या, मैं ये कहूंगा कि पब्लिक में आके एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। अब ऐसे चुनाव में आप जब इस तरह से जाएंगे तो जनता आपको भला क्यों वोट देगी? जनता कैसे यकीन कर लेगी कि आप जो हैं एक विकल्प हो सकते हैं? अच्छा, महाराष्ट्र में ये स्थिति है। दूसरी तरफ बिहार में देखिए, बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में लालू यादव और कांग्रेस के बीच जो अलायंस है, अब सीटों को लेकर कभी कांग्रेस ने कहा हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें इतनी सीटें चाहिए, उसको कम करते करते अभी फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं कि 9 सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार हो गई है। लेकिन अब इसमें भी कई सीटों पर पेच फंस गया है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमें ऐसी सीटें मिलनी चाहिए जहां पर हम जीत सके, हमें संख्या बढ़ाने के लिए सीटें नहीं चाहिए, हमें ऐसी सीटें दीजिए जहां पर हम जीत सके। अब इनमें एक सीट जो है पूर्णिया जो है, वो देखिए कि जो गठबंधन है किस तरह से आपस में लड़ रहा है। इसका जो उदाहरण है वो ये पूर्णिया की सीट है। पूर्णिया में पप्पू यादव, वो बाहुबली नेता हैं, और कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन है, रंजीत रंजन उनके पति हैं, और उनकी एक अपनी पार्टी थी बिहार में, वो उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी थी। अपनी पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया, यह सोचकर विलय कर दिया कि पूर्णिया लोकसभा सीट जो है उससे वो चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया पूर्णिया की सीट के लिए। दूसरी तरफ आरजेडी ने, लालू यादव ने पूर्णिया की वो सीट जो है, इस विलय के तुरंत बाद बीमा भारती जो एक जेडीयू से आई हुई विधायक थी, उनको पर्चा दे दिया, उनको दे दिया नामांकन पत्र भरने के लिए, उनको कह दिया जाओ पूर्णिया से आप लड़ोगी। अब पप्पू यादव जो है टेलीविजन चैनलों पर बैठकर रो रहे हैं। उनकी शक्ल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसको, पप्पू यादव को हुआ क्या है। ऐसा बाहुबली नेता, बड़ा रौब में रहने वाला नेता, उनकी जो पूरी शक्ल थी वो बिल्कुल पिचक के जो है, ऐसा लग रहा है इस पूरे दुख के कारण छुआरे जैसी उनकी शक्ल हो गई है, और वो लग रहा है कि अभी रोक देंगे, अभी रो देंगे। और वो यहां तक कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लालू यादव उनको पूर्णिया की सीट देने के लिए तैयार नहीं। तो
पप्पू यादव के साथ जो कांग्रेस में आए हुए नेता हैं लालू यादव ने खेला कर दिया। महाराष्ट्र और बिहार की हालत है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा सीटें, रामपुर और दूसरी मुरादाबाद, ये दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के अंदर ही जो है वो पेचे लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के ही दो दो उम्मीदवार यहां एक दूसरे के विरोध में आ गए। मतलब मोदी से तो क्या लड़ोगे और एक के मुकाबले एक उम्मीदवार तो क्या दोगे, आपने तो एक ही पार्टी के दो दो उम्मीदवार जो है यहां पर दे दिए। अच्छा, दोनों ही उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास जो है समाजवादी पार्टी ने हमको सिंबल का चिट्ठी दिया है। अब दोनों ही विधायक ये दावा कर रहे हैं। दोनों ही नेता ये दावा कर रहे हैं। एक नेताजी, एक मौलाना जी तो बाकायदा चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के पहुंच गए अपना पर्चा दाखिल करने। उन्होंने कहा जी मुझे आदेश हुआ है कि मैं पर्चा भरूं। दूसरी तरफ दूसरे पहुंच गए। तो इस तरह से एक सीट पर समाजवादी पार्टी के दो दो लोग पहुंच गए। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें दरअसल हो ये रहा है कि ये एक आदमी जो है वो अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वेसर्व हैं, एक उनका कैंडिडेट है। और आप सोचिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या हो गई है कि जो दूसरा कैंडिडेट है जो समाजवादी पार्टी का पर्चा भरने आया वो आजम खान का कैंडिडेट है। आजम खान ने उनको जो है लड़ने के लिए भेज दिया। और आजम खान कौन है? आजम खान जेल में बंद नेता हैं। जेल में बंद होने के बावजूद उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार दे दिया। अब ऐसे आप कैसे लड़ोगे, कैसे आप बीजेपी का मुकाबला करोगे, ये सोचने वाली बात है। ये मैंने आपको 3 स्टेट की बताई जिसकी ये पूरी डेवलपमेंट जो है पिछले 24 घंटे की है। अब इससे पहले आप बाकी सब चले जाइए। बंगाल में ममता दीदी पहले ही कह चुकी है एक भी सीट नहीं दूंगी। उन्होंने 2 सीटें कांग्रेस को दी। कांग्रेस ने कहा भीख नहीं लेंगे, तो 2 सीटें देने के बाद जो है उन्होंने कहा अब एक भी सीट नहीं दूंगी, जाओ। वहां पर कांग्रेस अलग लड़ रही है, कांग्रेस और विपक्ष अलग लड़ रहा है, और ममता बनर्जी अलग लड़ रही है टीएमसी, और कहने के लिए दोनों ही गठबंधन का हिस्सा है। दूसरी तरफ अब वहां से निकल के आप जो है केरल में आ जाइए। केरल में राहुल गांधी सिटिंग एमपी हैं वायनाड लोकसभा सीट के, लेकिन जो लेफ्ट हैं वो क्या कांग्रेस को एक सीट भी देने के लिए तैयार नहीं है। केरल में वो कह रहे हैं केरल तो हमारा है, हम एक भी सीट नहीं देंगे। तो इंडी गठबंधन के अंदर लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन यहां पर राहुल गांधी के लिए भी सीट छोड़ने के लिए, राहुल गांधी जहां से जीते हुए हैं वो सीट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है लेफ्ट के नेता। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने किसी छोटे मोटे नेता को, डी राजा सीपीआई के बड़े नेता हैं। डी राजा की पत्नी है एनी राजा को बाकायदा जो है वायनाड का टिकट दे दिया कि आप जाइए वायनाड से चुनाव लड़िए। अब राहुल गांधी देख रहे हैं कि मैं क्या करूं, किससे क्या बोलूं, मेरे खिलाफ मेरे ही सहयोगी लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस में सभी हैं लेकिन सभी आपस में लड़ रहे हैं। ये केरल की बात है। कश्मीर चले जाइए, कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर के अंदर पीडीपी, एनसीपी और कांग्रेस तीनों अलायंस बनाते हैं। जो गुपकार अलायंस बना था, जिसको गुपकार गैंग भी कहा गया, ये जो गुपकार अलायंस बना था, इसमें तीनों पार्टियां हैं, लेकिन ये पीडीपी को एनसी एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। एनसी कह रही है कि पीडीपी को सीट देनी है, कांग्रेस अपने हिस्से की दे, हम तो पीडीपी के लिए सीट नहीं छोड़ेंगे। ये वहां पर हाल है। और इसके अलावा पंजाब में आ जाइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है एक साथ गलबैयां डाल के घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो है दो वो कह रहे हैं कि इसको ये गिरफ्तारी गलत है, दिल्ली में साथ खड़े हैं। पंजाब की यूनिट कह रही है हाँ जी बड़ा बढ़िया कि अरविंद केजरीवाल को भेज जाए, ये तो पूरे के पूरे चोर हैं। आप सोचिए कि ये पंजाब में स्थिति है, पंजाब में इनके बीच कोई समझौता नहीं है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये इस वक्त इंडिया अलायंस की सिचुएशन है जो 8 महीने पहले बना था। तो कुल मिलाकर देखेंगे ये अलायंस अब सिर्फ कागजों में रह गया, नाम का रह गया, ये पूरी तरह से बिखर गया है। और दूसरी तरफ इस अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस इसका नेतृत्व करेगी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस इसके सेंट्रल फोर्स रहेगी, उस कांग्रेस की सिचुएशन देख लीजिए। कांग्रेस की जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पत्नी है, उन्होंने मंडी में कंगना रनौत के सामने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है साधना भारती ने ट्वीट करके ये लिखा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर सांपनाथ और नागनाथ बैठे हैं और कांग्रेस के अंदर नारियों को और ओबीसी को कभी न्याय ही नहीं मिल सकता। सोचिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही हैं कि महिलाओं के साथ और ओबीसी के साथ कांग्रेस में न्याय ही नहीं हो सकता। तो ये जो कुछ कांग्रेस के अंदर हो रहा है ये वास्तव में जो है दिखा रहा है
कि अंदर से कांग्रेस भी बिखर चुकी है, इंडिया अलायंस तो खैर बिखर ही चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो गठबंधन बनाया था, गठबंधन तो आपने बना लिया, आप जुड़े, आपने नाम दे दिया, गठबंधन बना लिया, चाय समोसे खा लिए, ये सब कुछ खाना पीना हो गया। लेकिन इस गठबंधन के पास ना नेता है, ना इनकी कोई नीति है, और इसीलिए सिर्फ गठबंधन बनाना, इनके सिर्फ एक ही गोल है। इनका अगर इनसे कहेंगे तो इनका एक ही गोल है। वो गोल क्या है? वो गोल है कि हमको नरेंद्र मोदी को हराना है। अच्छा, नरेंद्र मोदी को हराने के बाद दूसरा गोल क्या है? दूसरा गोल है कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। हर कोई यहां प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार बैठा है। खड़गे जी भी तैयार बैठे हैं, राहुल गांधी को भी फेस बनाया जा, राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, ममता बनर्जी कह रहे हैं मैं होऊंगा, आम आदमी पार्टी कहते हैं कि केजरीवाल होंगे, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी ये सपने देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे में भी प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है, वो इतने अच्छी तरह से महाराष्ट्र का राज्य चला चुके हैं। तो इनके पास, इनके गोल सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी को हराना है और खुद सत्ता हथियाना है। इसके अलावा ना इनके पास नेता है, ना नीति है। जब मैं कह रहा हूं ना नेता है, तो आप सोचिए, वही मैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि राहुल गांधी, ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो राहुल गांधी इसके नेता होंगे, लेकिन राहुल गांधी को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। वायनाड में अगर राहुल गांधी की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो राहुल गांधी को नेता मानना तो बहुत दूर की बात है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि राहुल गांधी में कोई मटेरियल नहीं है, और राहुल गांधी को अगर आगे करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। तो कोई भी राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, नीति की बात कर लीजिए, आपके पास एक नीति नहीं है। क्या आपकी पॉलिसी है? एक तरफ डीएमके है जो कहती है सनातन को समूल नाश कर देना चाहिए, दूसरी तरफ शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे के जो बेटे हैं उनकी पार्टी है, वो बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। तो एक हिंदुत्ववादी पार्टी अपने आप को दावा करती है, एक कहती है सनातन को नष्ट करना है। तो ये दोनों एक ही गठबंधन में है। दूसरी तरफ एक लेफ्ट है जो ये जो उसकी आइडियोलॉजी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो कहती है लेफ्ट गुंडों की पार्टी है। तो आप, एक पॉलिसी आपके पास है ही नहीं। इस तरह के आपको तमाम उदाहरण दिखेंगे। एक तरफ राहुल गांधी है जो दिन रात अडानी अडानी करते हैं, वो कहते हैं देश को अडानी से छुटकारा चाहिए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इस अलायंस का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन वो कहती है अडानी कोई मुद्दा नहीं है, अडानी के ऊपर बात करना गलत है। तो इस पूरे गठबंधन के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है। ऐसे में सिर्फ आपके पास एक नियत है कि मोदी को हराना, और उस नियत में भी हजार खोट है। ऐसे में आप कैसे हरा पाओगे मोदी को? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का कद जो है वो वैश्विक नेता हो गए हैं, वो इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उनका मुकाबला करने के लिए आप सब मिल जाएंगे, तब भी आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसे में इस इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की राह आसानी बना दी है। अब देखिए, एक तरफ ये लोग सीट पे बंटवारा नहीं तय कर पा रहे, सीटें तय नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 30 तारीख को अपना प्रचार शुरू कर रहे हैं मेरठ से। और सोचिए, मेरठ के ये जो प्रचार शुरू करने, मेरठ में जो रैली होगी, इसमें जयंत चौधरी भी होंगे। वो जयंत चौधरी जो बेंगलुरु में जब इंडिया अलायंस बना तो उस इंडिया अलायंस में खड़े थे। तो 8 महीने में क्या से क्या हो गया, ये अलायंस कैसे बिखर गया, टूट गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी केस स्टडी है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहूंगा, जब नेता नहीं होता, नीति नहीं होती, तो फिर आप जो है आप कहीं के नहीं रहते। तो इसलिए जो है यही हाल आज इंडिया अलायंस के साथ हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में, आज की वर्तमान स्थिति में, इस इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए 24 के जो चुनाव है उनकी राह बहुत आसान कर दी है। 4 जून को अब पूरा देश ये जान रहा है कि नतीजे क्या होंगे। इसको लेकर कोई बहुत अटकलबाजियां नहीं चल रही हैं। आप क्या सोचते हैं? आप जरूर बताइएगा। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।